Hello everyone and welcome to virtual classes. I am Anisha. So today in this video we are going to continue our fourth chapter that we have started. Okay, this is the chapter 4 that we have already started and we have completed the timeline part. So in this video we are going to study about the sources of history. Okay. सो इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला भाग चैप्टर 4 का, जो कि आपका चैप्टर का नाम है टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो इस पे हमने जो पिछला वाला पार्ट है, आपका पहला पार्ट, उसमें हमने टाइमलाइन का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, आप उसको वहाँ पे चेक करके देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला, उन सोर्सेस के बारे में हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ है, क्या है? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, अ प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच वी गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट सम पास्ट इवेंट और पीरियड। सो sources are those thing, like it might be a place, it might be a person. Like to a person you can be asking something about the about some 2 or 3 years before that events have taken place, isn't it? Or through text or through books or through some objects, whatever information you get, and whatever information you get about past, okay, that it might be about event or period, those are known as sources. तो सोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे किसी भी चीज़, जैसे कि जगह हो, किसी भी लोग से, या आपको बुक से पता लग सकता है, या ऑब्जेक्ट से आपको ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन पता चली हो पास्ट के बारे में, तो उन सब चीज़ों को हम सोर्सेस बोलते हैं। जैसे कि आप रिसेंट सोर्सेज में आ जाता है, यहाँ पे आप पढ़ोगे, जैसे कि इंटरनेट भी एक सोर्स हो जाता है कि नहीं? क्योंकि हमें इंटरनेट के थ्रू भी हमें बहुत कुछ पता लगता है अपने कल्चर के बारे में, अपने पास्ट के बारे में। तो ऐसे ही कुछ सोर्सेस यहाँ पे हम पढ़ेंगे बुक में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक और एक्टिविटी है, मैं आपको एग्जांपल भी दे दूँगी और आप इसको करना, ठीक है? और अपने पेरेंट्स की हेल्प के साथ करना, क्योंकि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पूछने होंगे, पैटर्नल साइड मैटरनल साइड दोनों, अपने नाना नानी के नाम, अपने दादा दादी के नाम, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो, कैन यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट 3 जनरेशन, यहाँ पे 3 जनरेशन दिया हुआ है, ठीक है? ऑफ योर फैमिली ऑन योर मदर्स एंड फादर्स साइड, क्रिएट अ फैमिली ट्री विथ योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, परदादा और परदादी, ठीक है? और फाइंड आउट देयर नेम्स, व्हाट दे डिड फॉर अ लिविंग एंड वेयर दे वर बोर्न। ऑल्सो राइट द सोर्सेज फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस इन्फॉर्मेशंस। तो आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल मैं दे देती हूँ। देखिए, एक चार्ट है, आप ये चार्ट बनाना और अपने मम्मी पापा को पूछ के बनाना। ओके, यू क्रिएट दिस, यू मेक दिस चार्ट आस्किंग योर पेरेंट्स बाय, बिकॉज यू नीड द डिटेल्स, इजंट इट? बिकॉज यू हैव टू नो द योर नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। पैटर्नल मीन्स योर फादर्स मदर एंड फादर, एंड हियर ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल मीन्स आपके मम्मी के मम्मी पापा, आपके नाना नानी, योर मदर्स मदर एंड फादर, एंड हियर अगेन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, पापा के दादा और दादी के बारे में। और यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल में आप मम्मी के दादा और दादी के बारे में। यहाँ पे 3 जनरेशन दिया हुआ है, तो आप इसको फील करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम यहाँ पे जस्ट हम बोल लेते हैं अशोक है, ठीक है? तो और आपके दादी जी का नाम है मीना, ठीक है? मीना, जस्ट ऐसे एग्जाम्पल में दे रही हूँ। और उनका ऑक्यूपेशन था, अशोक जी का ऑक्यूपेशन था टीचर थे, ठीक है? और मीना जी थी वो हाउसवाइफ थी, ठीक है? और इनका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे हुआ है? जैसे एमपी में हुआ है। ये बस एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है? आप ऐसे करके ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना। और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में आप क्या डालोगे? आपको कैसे पता चला? जैसे कि आपने अगर आपके पेरेंट्स को ही पता चला होगा, पेरेंट्स को ही पूछा होगा, तो लिखना आस्क्ड माई पेरेंट्स। तो ऐसे करके आप इसको फिल करना, ठीक है? और आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, पैटर्नल और मैटरनल आपको कहाँ से मिला? फोटोग्राफ्स के थ्रू आपको सोर्सेस मिला, या डायरीज़ के मिला, या आईडी कार्ड्स अब आपने उनके देखे जो रखे हुए थे घर में, जैसे हम रखते हैं ना, मम्मी पापा संभाल के रखते हैं सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्स, या रिलेटिव्स के थ्रू मिला, आप वो सारे सोर्सेस लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो आप ऐसे करके इसको कंप्लीट करना। तो हम इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं अब सोर्सेस को। तो इससे पहले और एक बॉक्स है, थिंक अबाउट इट, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि हैव यू एवर सीन ओल्ड कोइंस, बुक, क्लोथ्स, jewelry, utensil in and around your houses? What type of information can we gain from such objects?
or from old houses or building. देखो जैसे हमें ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है ना घर में रखी हुई पुरानी चीज़ें, जैसे पुराने कपड़े, बर्तन, किताबें, सिक्के तो बहुत लोगों के घर में होते हैं कि नहीं। जो पहले ज़माने में सिक्के आते थे वो अलग है, और आज के ज़माने में जो सिक्के आते हैं वो अलग है। और ज्वेलरी हो गया, वो जो डिज़ाइंस होते थे ज्वेलरी के तब के टाइम के वो काफ़ी अलग होते थे आज के टाइम से। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, आप सोचिएगा इस बारे में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जैसे ज्वेलरी में पहले काफ़ी अलग डिज़ाइंस होते थे, आजकल काफ़ी अलग डिज़ाइंस है। यूटेंसिल्स में भी पहले काफ़ी अलग होते थे, आजकल काफ़ी मॉडर्न वाले यूटेंसिल्स आ गए हैं। पहले के टाइम में जैसे यूटेंसिल्स में अगर हम बात करें तो ये ओवन वगैरह ये कुछ होता नहीं था, आजकल ये सब हम यूज़ करने लग गए हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से आप क्या इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, कि हम इन्फॉर्मेशन तो गेन करते हैं अपने पास्ट के बारे में, अपने मम्मी पापा के टाइम में लाइफ कैसा होता था, उनके कपड़े देख के, उनके तब के टाइम में क्या डिज़ाइंस के, कौन से डिज़ाइंस के वो कपड़े पहनते थे, है कि नहीं। तो अब दादा दादी के टाइम में जैसे फ़ोटोज़ वगैरह देख के हम पता लग जाता है कि चलो इस टाइम में ऐसे टाइप के कपड़े पहनते थे, इस कलर के पहनते थे, ज़्यादातर ये फैशन में था, ये ट्रेंड में था। तो ये सारी चीज़ें क्या देती है, इन्फॉर्मेशन ही देती है। और ये सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन देती है और हमें और क्या बताती है, हमें अपने पास्ट के बारे में और बताती है, हिस्ट्री के बारे में बताती है कि नहीं। तो आप भी सोचिएगा, आप ये इन सब चीज़ों को देख के आपके घरों में आप चीज़ें आपको दिखेंगी, आप पूछिएगा अपने मम्मी पापा से, ठीक है। तो ये कब आया था, ये कब हुआ, ये उस टाइम में क्या होता था, ऐसे करके आप पूछ सकते हो। तो every object or structure tells a story and is like a piece in a jigsaw पज़ल। जैसे पज़ल होता है ना, हम पज़ल खेलते हैं जो हम मार्केट से लेके आते हैं, जैसे ऐसे ऐसे करके कुछ पज़ल बना होता है, और यहाँ पे फिर ये ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ पज़ल बनाते हैं, ये इस यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे फिट बैठ जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे करके जिग्ज़ो पज़ल। तो ये सारा मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं ये सारे एक स्टोरी बताते हैं कि नहीं। अगर कोई आपने पुरानी किताब देख ली तो आप पूछ सकते हो ना कि अच्छा ये किताब किसकी है और किसने खरीदी। जैसे आपके पापा ने खरीदी हो उनके टाइम में, तो उनके पास एक कहानी होगी उसको, किताब को खरीदने से पहले उन्होंने क्या किया, उनको क्यों उन्होंने वो किताब खरीदी, ऐसे करके कहानियाँ होती है कि नहीं। बर्तन को लेके भी मम्मियाँ के पास कहानी होती है, अच्छा ये मुझे मेरी दादी ने दिया था, ये मुझे मेरी नानी ने दिया था, ये बर्तन तब के टाइम का है, ऐसे करके कहानियाँ होती है कि नहीं। तो ये कहानी भी सारी एक पज़ल की तरह होती है, जिग्ज़ो पज़ल की तरह होती है, हमें सुलझाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए भी हमें बहुत से सारे पज़ल को सुलझाना पड़ता है, हिस्टोरियंस को बहुत सारे पज़ल्स को सुलझाना पड़ता है। तो उसी के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सी every objects these are kind of jigsaw puzzle, means in a puzzle you have to arrange everything so that it gets fit into it, isn't it. And whenever you hear any stories or anything regarding old coins or books or clothes from your parents or grandparents, you'll be thinking about it and you'll be fitting it. Okay, my parents have told me about these things, okay, this might be that. So in that way you try to fit it, isn't it. So just like that our history is also just like a puzzle. But sometimes in this history, because during whenever these historians are studying about the history, then what happens, when they get information they have to gather all the information and they have to create that history. And in order to create that history they have to solve the puzzle like situation. They have to see every part whether it get fitted or not, isn't it. So that is why they have mentioned here that it is just like a jigsaw puzzle. I hope you have understood. So the object that you see around your house conveys something of the history of your family, isn't it, as we have already discussed. Similarly, we can put together historical events through a variety of sources. So historical events can be again put up together, okay, through variety of sources. Variety of sources means variety of information through which we get that history, through which we get that information about the past. So but keep in mind that in the case of history quite a few pieces of the puzzle may remain missing. तो हिस्ट्री जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि ऐसा कोई होता ही नहीं है कि तब के टाइम का कोई मतलब जिंदा ही नहीं है जो हमें बता सके अच्छा ऐसा ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था। क्योंकि आज से हज़ारों साल पहले की बात अगर आपको कुछ पता करना है तो आपको एक पज़ल टाइप ही होता है। लेकिन उस पज़ल में क्या होता है, सारे पीसेस नहीं होते। जैसे हम वो जो मार्केट से खरीद के लेके आते हैं जो पज़ल बॉक्स रहता है, जो जिग्सॉ पज़ल रहता है, उनमें सारे पीसेस रहते हैं और आप एक ना एक दिन उसको सब सॉल्व कर देते हो, है कि ना, सारा फिट बना देते हो, फिट कर देते हो। लेकिन हिस्ट्री के केस में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो हमें कभी मिलती ही नहीं है। तो जितने भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से ही हिस्ट्री हमें बनानी पड़ती है। तो इसलिए इन्होंने ये बात यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड दैट whatever we have information, whatever information that historians especially they have gained, okay, to create history, they do not have the full information. They never get the 100% of information. So that is why they have sent that few
pieces of puzzles are always missing, so they have to create history by relying on much more which situation they have to go. Okay, like so through which event they have to consider, okay, this is true and this is false regarding based on their studies. So here some images are given through which we have to observe, some sources are given. Okay, let us observe. तो यहाँ पे कुछ sources दिया हुआ है, ठीक है, तो इस sources को हम देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस puzzle को. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. Observe the figure at the bottom of the page. It brings together the main sources of history. You don't need to, देख लेते हैं, remember them all now. We will use some of them as we go along. चलो इस पज़ल को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम देखेंगे फिर. ठीक है, ये इसको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सॉरी नॉट पज़ल, ये सोर्सेस हैं. तो इन सोर्सेस के थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमने कुछ मतलब हिस्टोरियंस ने, ओके, स्पेशली हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को क्रिएट करने की कोशिश की है. तो उन सब सोर्सेस को हम एक बार देख लेते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब कुछ याद करना हो, बस आप बस समझ लेना इसको एक बार. ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ठीक है, इन चीज़ों से हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है. तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ओरल सोर्सेस. तो पहले के टाइम में होता था ना, जैसे जनरेशन टू जनरेशन हमें कुछ बताते थे, मतलब ओरली ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते थे. ठीक है, नॉट ट्रांसफ़र करते थे, क्योंकि तब के टाइम में ऐसा कुछ रिटन सोर्सेस तो होता नहीं था, कुछ पेन पेंसिल ये बुक्स वगैरह कुछ भी इन्वेंटेड नहीं था. तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन कैसे पास करते थे, बोल के. ठीक है, जैसे मेरे मम्मी ने मुझे बताया, मैंने फिर मेरे बच्चे को बताया, फिर उस बच्चे ने उनके बच्चे को बताया, ऐसे करके ये पास करता था. जैसे कहानियाँ होती थी ना पहले के टाइम की. फॉर एग्जांपल इसके भी दो पार्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है, जेनेलॉजिकल और फोल्कलोर. जेनेलॉजिकल मतलब स्टडी ऑफ फैमिली ओरिजिन्स एंड हिस्ट्री. फैमिली के बारे में जैसे वो बताते थे, अच्छा मेरे दादा यहाँ पे, उनका जन्म यहाँ पे हुआ था, वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, वो इस कास्ट के थे. तब तो कास्ट वगैरह भी होता था ना पहले के ज़माने में, तो वो ऐसे होता था. मेरे दादी इस जगह की थी, मेरी नानी उस जगह की थी. ऐसे करके पेरेंट्स जो इन्फॉर्मेशन देते, जेनोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन उसको बोलते हैं. जैसे फोल्कलोर होता है, जैसे ट्रेडिशनल स्टोरीज़ और बिलीव्स जैसे होते हैं ना. जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में भी हम बोलते हैं ना, जैसे कि सनसेट के बाद झाड़ू नहीं लगाना. क्यों? क्योंकि ये मतलब ऐसे पास होती आई है ऐसे इन्फॉर्मेशन, जैसे नाखून नहीं काटना, है कि नहीं, बाल नहीं काटना शाम के टाइम में. तो ऐसे सारी चीज़ें जो है ये जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है. तो ये सारे क्या है, ओरल सोर्सेस है. ठीक है, तो see, oral sources are those sources which are being passed on by our great grandparents to their children, and that children to their again children. Okay, and this can be of again two type. First is the genealogical and second is the folklore. Folklore is the like we have some traditional stories or belief or superstitions, isn't it? For example, I have given just before also, like we cannot broom after the sunset. We should not broom the house after the sunset, and after we should not cut our nails after the sunset, isn't it? We should not cut our nails during night times. We should not cut our hair. So these are some of the beliefs, isn't it, that we still follow. And how we came to know about it? Through sources, isn't it? Through information only, isn't it? And this came through oral sources. And again, the next part is genealogical sources, means this about when we know about the family origin of our great grandparents and all. Okay, about their family, from where did they came through, whether they belong from this royal family or not, or whether they are from a normal family, whether they were very rich or poor, whether they were farmer or not. So such type of information. Okay, so this includes the oral source. I hope आपको समझ आ गया oral sources के बारे में. तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं. नेक्स्ट है इंडियन लिटरेचर को देखते हैं. ठीक है, इंडियन लिटरेचर में क्या क्या आ जाता है. जैसे कि इंडियन लिटरेचर में जैसे लिटरेरी सोर्सेस के अंदर आता है. ठीक है, वो जो लिखा होता है, जैसे कि हमें वेदास एंड इतिहास, तो इनमें से हमें बहुत कुछ पता चला. जैसे महाभारत, रामायण, ये सब जो बुक होती है कि नहीं, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक है, और ऐसे सारे बुक होते हैं ना जो पास्ट टाइम के थे. तो उन सब चीज़ों से हमें बहुत कुछ पता लगता है. जैसे पोइम्स हो गया, प्लेस हो गया, हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो गया, पहले के टाइम के टेक्स्ट को गो थ्रू करके हम तब के महाराजा और राजाओं के बारे में, रानियों के बारे में हमें पता लगता है कि नहीं. और सम कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज़ जो लिखित होते हैं. ठीक है, जो इंडियन लिटरेचर के अंदर ये सब आ गया.
और इसमें से फिर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्सेस भी आते हैं, ठीक है, टेक्स्ट जो साइंटिफिकली रिसर्च किया हुआ, टेक्नोलॉजिकली उसको अच्छे से देखा गया हो, तो ये सब रिसर्च जो हुआ इन किताबों को पढ़ के भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, बहुत कुछ पता लगता है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है फॉरेन अकाउंट्स, जो फॉरेनर्स जब आते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जैसे ट्रैवल लॉग क्या होता है, जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं और उस ट्रैवल के बारे में वो एक बुक लिखते हैं, है कि नहीं, वो एक बायोग्राफी टाइप लिखते, तो वहाँ पे अच्छे से इलस्ट्रेट करते, रिकॉर्ड करते कौन कौन सी प्लेसेस पे वो गए, उनका एक्सपीरियंस एज अ ट्रैवलर कैसा रहा, कौन सी जगह पे वो जाके ठहरे, उन्होंने क्या खाया, वहाँ का कल्चर क्या था। तो जब भी वो ऐसे दूसरे स्टेट में आते हैं, दूसरे कंट्री में आते हैं, तो वो सब ऐसा लिखते थे तब पुराने टाइम में, अभी भी लिखते हैं लोग, लेकिन तब ये ज़्यादा लिखते थे। तो इस ट्रैवल लॉग से भी हमें बहुत कुछ पता चला, ठीक है। और उसके बाद जैसे हिस्टोरिकल क्रॉनिकल, जैसे कि कौन से इवेंट्स कब हुए थे, होता है ना, एक क्रोनोलॉजिकल, एक ऑर्डर वाइज होता है। जैसे क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि इवेंट्स, और ये जब कौन से इवेंट पहला हुआ था, महाभारत, जैसे महाभारत और रामायण में कौन सा पहला हुआ था, महाभारत पहला आया था या रामायण पहला आया था। तो आप सोचिएगा इस बारे में, ठीक है, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये कौन से इवेंट हुए थे, कौन से राजा पहले आए थे, कौन से राजा का शासन पहले आया था, ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य पहले आए थे, अशोका पहले आए थे, या जो मुग़ल राजा थे वो पहले आए थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें कहाँ पे पता लगता है, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स पढ़ने के बाद हमें अच्छे से पता लग जाता है हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ये थे तीन टाइप के सोर्सेज हमने यहाँ पे कर लिया, ओरल सोर्स कर लिया, लिटरेरी सोर्सेज कर लिया, जिसमें से हमने कर लिया इंडियन सोर्सेज और फॉरेन अकाउंट्स। सो दिस आर some of the sources we have done with, there are still left, okay, we are going to deal with those also as well. So here, and in literary sources especially, okay, you got to know by reading that under Indian literature, you after reading Vedas, Itihas, poems and plays, historical texts, some collections of stories, if you go through all these books, you came to know about the history, you came to know easily about the history, the events, whatever have taken place during those time. And from foreign accounts, we get to know after reading some travel logs of some personalities, okay, and after that, after reading some historical chronicles also, okay, First World War happened in this year, Second World War again happened in that year, again Indian war happened in that year again in Bangladesh, isn't it? So all these events, after reading about it, we came to know very clearly. So these are all sources, okay, through which we came to know about our past. So next, let us see about these inscription, okay. See, what are inscriptions are usually those things which have been written on hard surface or stones or buildings or metals. For example, manuscripts are handwritten, okay, and these are written on palm leaves, because during those time there were no textbooks or papers or anything, no such kind was invented, isn't it? So manuscript means what they were written by hand, in the palm leaves, okay, or in the bark of a tree. Or the copper plates, in copper plates they have inscribed and they have written so many things. Or in the coins also, even today also you can see in the coin, when you observe a coin properly, you see there is some they have inscribed, isn't it, they have written something, so that is known as inscription, okay. And these manuscript, these copper plates, these coins, they all became sources. How? Because they give us information, and many of the manuscripts are been destroyed also, because they have been decomposed as it was written on directly on the palm leaves, isn't it? And many of them are been preserved also in the image which you have seen in the beginning of this chapter, the museum which is in Delhi, isn't it? So it has been preserved over there also. So they are all the records, okay, that were written by hands. And these copper plates also, they have been inscribed about the historical legal records are been inscribed and engraved over there, okay. And these coins are material sources of history through which we came to know about our history. So we have covered inscription, oral sources and literary sources. So next, let us see about the archaeological source, okay. Here, these archaeological sources. So see, archaeology means we have already learned, isn't it, the one who used to excavate, and whatever they found, like for example monuments, they used to found monuments or mounds, isn't it, through which again they will be again studying in detail, and they will found again humans, animals and plant remains also, isn't it. So, and tools, weapons and potteries,
toys, habitations, burial sites, habitation like the kind of houses they lived in. So through that, after excavating, they know various sources, isn't it? They know various information. So for example, monuments. What is monuments? A statue or buildings which has been or other structure which has been built up to commemorate a notable person or event, isn't it? For example, we have monuments of famous personalities, isn't it, like Mahatma Gandhi ji. So we have monuments of Rabindranath Tagore in many places of our country, isn't it? So through monuments also we came to know. So these are all these will all come under archaeological sources. Okay, and what are mounds? Mounds are like heaped or pile of soil, okay, or some gravel, sand or rock or debris. Means जैसे कि कुछ जमा हो जाता है ना अर्थ में, जैसे ये सारे ग्रेवल, सैंड, रॉक वगैरह जो एक डेब्रिस टाइप बना लेता है, छोटा सा माउंटेन और हिल टाइप बना लेता है ना, है कि नहीं, जो पत्थर और कंकड़ों से, तो उसको क्या बोलते हैं? माउंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसको भी जैसे एक्सकवेट करके, खुदाई करके उसके भी अच्छे से पता लगाते हैं कि अच्छे से पहले पढ़ते हैं उनको क्या क्या मिलता है वहाँ पे, जैसे कि एनिमल रिमेन्स मिल सकता है, ह्यूमन रिमेन्स मिल सकता है कि नहीं। ग्राउंड को अच्छे से एक्सकवेट करके इनको टूल्स वगैरह मिलता है जो पहले के टाइम में यूज़ हुआ करता था, जो पहले के मानव है वो यूज़ करते थे। और यहाँ पे फिगरीज और या फिर ऑर्नामेंट्स जो ज्वेलरी टाइप के टाइम के होते थे, जो बीड्स वगैरह वो यूज़ करते थे, उन बीड्स को भी देख के वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन उस पर गैदर करते, उसको अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसको एक उस पज़ल, ये सब पज़ल ही होता है जब इनको मिलता है, तो वो पज़ल को एक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और अब सॉल्व करके क्या करते हैं? हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जब ये क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं है कि चलो ये सब कुछ जो क्रिएट करे सब कुछ सच है, क्योंकि वी डोंट नो, इज़न्ट इट, बिकॉज तब के टाइम के कोई है ही नहीं आज, तो ये सब कुछ कैसे इनको पता लग रहा है? ये सारे एक्सकवेट करके, मॉन्यूमेंट्स वगैरह को देख के, या टूल्स को, वेपन्स को देख के, ह्यूमन रिमेन्स को देख के, प्लांट्स रिमेन्स को देख के, या तब के टाइम के पोट्री वगैरह को देख के, और या तब के टाइम के हैबिटेशंस को देख के, या बरियल साइट्स को देख के, है कि नहीं, कि वो बरियल साइट्स में जैसे वो क्या करते थे? दफनाते थे या जलाते थे, लेकिन ज़्यादातर हड्डियाँ वगैरह मिली है, तो क्या हमें पता लगा? ज़्यादातर दफनाया गया है, ठीक है। तो एनिमल्स के रिमेन्स के एनिमल्स की हड्डियाँ मिली है, एनिमल्स के टीट मिले हैं, तो जैसे टीट्स को भी यूज़ करके ज्वेलरी बनाना, ये सब कुछ हमें कैसे पता चलता है? एक्सकवेशन के थ्रू। एक्सकवेशन कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट करता है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट के सोर्सेस के अंदर आ जाता है। ऐसे करके हमें इन सोर्सेस के, इन इंफॉर्मेशन के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलता है। लोगों के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलता है, जो पुराने टाइम में लोग रहते थे। जैसे कि लाइफ कब स्टार्ट हुआ, जैसे अर्थ तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, बिलियंस एंड बिलियंस पुराना है, जो कि हमने अपने पिछले क्लास में देख लिया था, है कि नहीं। तो उसके बाद मनुष्य जो है, उनका एक छोटा सा भाग ही है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, कुछ 8000 सालों पहले ही स्टार्ट हुआ है। तो तब के टाइम का स्टडीज़ करना जो कौन करता है? आर्कियोलॉजी करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स भी माना गया है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्सेस भी माना गया है, क्योंकि हिस्ट्री हमें, आधा से ज़्यादा हिस्ट्री हमें यहीं से पता लगता है। तो उसके बाद लास्ट एक और आ जाता है आर्टिस्टिक सोर्स। तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकारी होते हैं, जो पेंटिंग्स के थ्रू, जैसे वॉल पेंटिंग्स वगैरह होते थे, जो गुफाओं में जब रहते थे लोग, तो गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग करते थे, तो उसको देख के उसको ऑब्जर्व करके भी हमें बहुत कुछ पता चला। जैसे स्कल्पचर हो गया, तो मूर्तियाँ हो गई, तब के टाइम में कैसे टाइप की मूर्तियाँ होती थी, क्या होता था। और पैनल्स जो मंदिर के नीचे जो बने होते हैं ना, कि जो पिलर के नीचे साइड्स में बने होते हैं, तो वो उन पैनल्स को देख के वहाँ पे, क्योंकि अच्छे से उन्होंने इंस्क्राइब्ड करके अच्छे से स्कल्पचर्ड किया होता है, अच्छे से क्रेफ्ट किया होता है, तब के टाइम का इन्फॉर्मेशन हमें बताता है ये सबको अच्छे से पढ़ने से। तो ये सारे क्या हो गए? सोर्सेस हो गए। So we have studied some few sources through which we came to know about our history. For example, we have already learned about archaeological source, about the inscription, about the literary sources, about the oral sources, and lastly we have learned about this artistic source through the paintings that were done on the wall during those time by the ancient human beings. We can say like they used to live inside a cave, isn't it? So cave paintings and so many cave paintings are being discovered, and so many sculptures are also been discovered, isn't it? So through that we came to know, okay, this type of humans were there and this type of clothes they were wearing. Clothes to starting may, I don't know whether they were wearing or not, isn't it? We don't know, and we assume and presume that okay, they might be wearing leaves of the tree or skins of the animals by hunting them, because most of them were what? Hunters and gatherers, about which we will learn in this chapter more. Okay, so I hope you have understood about these sources. I have tried my best to explain you in a detail. If you have any doubts or anything, you can ask me in the comment section. Okay, so let us continue.
So you don't need to remember them, but you know what you have to do, you just need to understand. You have to understand them, because after understanding, because if you don't understand, then it will be problem for you, okay, and you will not get into the basics of the history. So here historian meaning is given. Historians, who are historians? A person who studies and writes about the past. The person who used to study and writes about the past by gathering so many information. So from where did he gather those information? Through the sources that we have just studied, okay. When historians study, say, a king or a queen of 1500 years ago, and ancient monuments, a war, or some items of the trade, they take great care to gather information from as many sources as they can find and consult. See, जब historians जो होते, जब किसी भी राजा या महारानी के बारे में पढ़ना होता है जो कि 1500 साल पुराना है, या तो किसी एंशियंट मॉन्यूमेंट के बारे में उनको पढ़ना है, या तो कोई वार के बारे में पढ़ना है जो कि पहले हो चुका था, ठीक है, या फिर किसी ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है जो कि पुराने समय में चलता था, तो उनको बहुत ही अच्छे से इनको जो इन्फॉर्मेशन अच्छे से गैदर करके अच्छे से पढ़ना होता था, अच्छे से फाइंड करना होता था, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो हिस्ट्री बना रहे हैं, तो उनको अच्छे से कंसल्ट करके ही वो अच्छे से हिस्ट्री को क्रिएट करते थे। वो कंसल्ट किसको करते थे? वो सोर्सेस को कंसल्ट करते थे। जो अभी हमने देखे ना सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस जो हमने देखे, उन सबको अच्छे से पढ़ के कंसल्ट करके वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो समटाइम द सोर्सेज कन्फर्म ईच अदर, द जिग्जो पीसेस मैचेस। तो समटाइम जब क्या होता था, जब वो सोर्सेज को अच्छे से इन सब सोर्स को अच्छे से गैदर करते थे, अच्छे से देखते थे, तो वो अच्छे से फिट बैठ जाता था, जैसे कि एक पजल में अच्छे से फिट बैठ जाता है ना एक दूसरे के साथ, वैसे ही। एट अदर टाइम सोर्सेज में गेट कंट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन, मतलब समटाइम क्या होता था, जो सोर्सेज है और जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब जो सोर्स बता रहा है और जो वो इन्फॉर्मेशन उनको मिला है वो कंट्राडिक्ट करते, वो मिलते ही नहीं, आपस में मेल नहीं खा रहे, तो उनको क्या करना पड़ता था, उनको अच्छे से डिसाइड करना पड़ता था उनको किस चीज़ को ट्रस्ट करना है, ठीक है। तो जिग्जो पीसेस डजंट मैच, सो इन विच दे नीड टू डिसाइड विच सोर्सेज दे कैन ट्रस्ट मोर। सी समटाइम व्हेन दे आर writing about history, the information which they get and the sources through which they have known about the information, sometimes they don't match. So while in such cases what will happen, so they need to take a very great care, and they have to rely and they have to decide very properly, okay, in which they have to trust, in which they have to trust more, and they have to create history. So this is how they try to recreate the history of the period they are studying. तो ऐसे करके ये अपना हिस्ट्री, मतलब जो भी जिस भी समय के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया ना कि 1500 साल पहले की किंग और क्वीन के बारे में पढ़ रहे हैं, या वार के बारे में पढ़ रहे हैं, या कोई मॉन्यूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो उनको अच्छे से डिसाइड करना होता है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो हिस्ट्री को रिक्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, तो अच्छे से उनको ऐसे करके डिसाइड करके रिक्रिएट करना होता है। सो नेक्स्ट, who contributes to all these sources of history? So जितने भी sources हमने अभी तक पढ़े हैं उनको कौन कंट्रीब्यूट करता है? तो देखो ये historians ही करते हैं, ठीक है। तो इस बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। historian themselves but also archaeologists, so historians भी होते हैं लेकिन archaeologist का भी प्ले रोल काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। जो मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था तब बताया था ना कि वो खुदाई करके वो कैसे करके सारा एनिमल रिमेन्स को, ह्यूमन रिमेन्स को, प्लांट्स रिमेन्स को अच्छे से परख के देखते हैं। और नेक्स्ट आते हैं एपिग्राफिस्ट। एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? हु स्टडी एंशियंट इंस्क्रिप्शन, जो इंस्क्रिप्शन जो पहले के जो लिखित होते थे वो, क्योंकि जो पहले लैंग्वेज यूज़ होता था वो जो आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये जो ABC हम यूज़ करते हैं या फिर क ख यूज़ करते हैं, वो यूज़ नहीं होता था तब। तो उसको डेसिफर करना मीन्स मतलब जो कोड में लिखा होता था वो सारा, ठीक है, जो उस कोड को तोड़ना, ठीक है, जैसे डेसिफर करना, ठीक है, जो कोड को तोड़ के उस पर क्या लिखा होता था उसको पढ़ने का काम किसका होता था? एपिग्राफिस्ट का, ठीक है। और नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हु स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर कल्चर, हमने पढ़ा था ना इसके बारे में ऊपर। और एक्सपर्ट्स इन लिटरेचर एंड लैंग्वेज एंड सम मोर। तो हिस्टोरियंस के अलावा कौन कौन इंपॉर्टेंस है ये सोर्सेज को कंट्रीब्यूट, जो सोर्सेज बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो है आर्कियोलॉजिस्ट है, एपिग्राफिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, और जैसे कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं लिटरेचर और लैंग्वेज में, जैसे कि लिखना भी होता है अच्छे से, है नहीं, है कि नहीं, तो उन सब ये सब लोग
कंट्रीब्यूट करते सोर्सेज को क्रिएट करने में, ठीक है. सो हु कंट्रीब्यूट टू मेक ऑल दिस सोर्सेज? हिस्टोरियन themselves as well as the archaeologists. See, archaeologists plays a very great role, okay, and I have already explained as well. We have already seen on the sources graph over there up, isn't it, the image which has been given. And next is the epigraphists. See, they are the one who study the ancient inscriptions. See, they were being inscribed in copper metal coins and all, isn't it? Some things was inscribed in stones also, in buildings also, but those were not written in English or Hindi. Those were written in language which they have used during those time. So in order to decodify them, in order to decipher them, who have done the work? Epigraphists. And there are so many such inscription which are not deciphered until now also, okay. We don't know what is been written over there because the language, the code which has been written, they cannot decodify until now. So in addition here with this inscription, some anthropologists who study the human societies and their culture, which we have already studied in our previous class, okay, and experts in literature and language, and some more, means some scientific studies also, okay. Some scientific studies have also been contributed. So in addition, in the last 50 years or so, scientific studies have been contributing more and more to the reconstruction of the past. So अभी कुछ 50 सालों के अंदर, ठीक है, क्या हो रहा है? साइंटिफिक स्टडीज़ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, क्या करने में? हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है. तो वो ये भी साइंटिफिक स्टडीज़ भी एक अच्छा सोर्स है हिस्ट्री का, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द स्टडीज़ ऑफ एंशिएंट क्लाइमेट्स, केमिकल स्टडीज़ ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल्स. जैसे हम कुछ भी एक्सकेवेट करते हैं उसमें केमिकल वगैरह यूज़ करके उनकी ईयर्स वगैरह के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह है. तो वो केमिकल सारा कौन क्रिएट कर रहा है? वो साइंस ही क्रिएट कर रहा है कि नहीं? तो केमिकल स्टडीज़, materials and studies of the genetics of ancient people have provided fresh insights which supplement the more usual source. जो ये scientific studies हैं ये ज़्यादा contribute कर रहे हैं अभी recent time में, ठीक है. जैसे क्या क्या पढ़ने में, जैसे ancient climate को study करने में, chemical studies जो use होता है excavation के द्वारा materials में use करते कि कितने साल पुराना है, जैसे वो use करके ये पता लगता है. और studies of genetics. तो genetics क्या होता है? जैसे कि एक features होता है, जैसे पेरेंट्स का फीचर जो जीन्स होता है, जो सेल में एक जीन होता है वो ट्रांसफ़र होता है अपने बच्चे में, ठीक है, पेरेंट्स से बच्चे में, तो वो जेनेटिक. तो वो जैसे फीचर्स वगैरह, जैसे यहाँ पे मीनिंग भी दिया गया है, देख लेते. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज़ हाउ इन प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन सर्टन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स गेट पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट. जैसे कि हम बोलते हैं ना कि चलो इस बच्चे की शक्ल मम्मी से ज़्यादा मिल रही है, या पापा से मिल रही है, या दादा से मिल रही है. वो जो जीन होता है वो सेल होता है, एक पास होता है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन. तो ये सिर्फ ह्यूमन्स में ही नहीं होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, ठीक है. तो सर्टन फीचर्स वगैरह होते हैं. तो सिर्फ फीचर्स ही नहीं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल भी, या फिर कितना वो उनके IQ लेवल वगैरह भी, ये सब भी पास होता है, ठीक है. तो इन सब की स्टडीज़ कौन करता है? साइंस करता है. तो ये भी एक अच्छा सोर्स बन जाता है कि इसमें एंशिएंट पीपल के बाद जीन्स को पढ़ने में. तो ये सब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? और फ्रेश इंसाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रेश इन्फॉर्मेशंस और ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये सप्लीमेंट कर रहे हैं जो पहले सोर्सेज थे जिनके मदद से हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस तो मिल चुके थे, तो उनको ये और ज़्यादा हेल्प कर रहा है, उनको और सप्लीमेंट कर रहे थे. हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी और मिल रहा है. किसकी मदद से? साइंटिफिक स्टडीज़ की मदद से. सो विद द हेल्प ऑफ दिस साइंटिफिक स्टडीज़ वी आर गेनिंग more and more informations as they supplement more, okay, than the usual source. Means whatever we have informations gathered from the earlier sources, so with the use of the scientific study in the recent 50 years, so they have contributed more in knowing the history and recreating the history or reconstructing the past, okay. So when historians study recent history, which usually means the last 2 or 3 centuries, okay, last 2 or 3 centuries mean 200 to 300 years. So 1 century equal to 100 years, isn't it? We have already studied. So another source is newspaper. So another source, the recent source, जो नया source है वो क्या है? न्यूज़पेपर भी है, ठीक है. क्यों? न्यूज़पेपर को पढ़ के भी हमें पता लग जाता है ना कि अच्छा ये हुआ था, ये इवेंट हो गया, ये यहाँ पे ये ऐसा हो गया, यहाँ पे वार चल रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है. सो फॉर द फ्यू डेकेड्स, सो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जैसे टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट हो गया, कैन ऑल्सो भी कंसल्टेड. सो ये न्यूज़पेपर, जो टेलीविज़न, टीवी है, इंटरनेट है, ये सारे भी हिस्ट्री के सोर्सेस में काउंट होने लग गए अभी रिसेंट टाइम में, क्योंकि इनके थ्रू भी हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता लगते हैं कि नहीं अपने पास्ट के बारे में. तो इसलिए ये सारे सोर्सेस भी इंक्लूडेड हो गए.
तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर के नीचे देयर आर फ्यू इमेजेस ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑन द नेक्स्ट पेज. Who and what do you think the objects show? Write down in the boxes next to the image any information that you get from this object. तो ये कुछ इमेज दिया हुआ है, यहाँ पे 3 इमेज दिए गए हैं, ठीक है. तो इस इमेज को देख के, ये सोर्सेस ही है जो कि हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, तो इस इमेज को देख के हमें बताना है कि चलो अच्छा ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं. तो जैसे ये फर्स्ट इमेज है, ये कौन है, ये है किंग समुद्रगुप्ता, ठीक है, किंग समुद्रगुप्ता, सॉरी DRAGUP, अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, समुद्रगुप्ता, ठीक है, ये है किंग समुद्रगुप्ता. आप भी इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा. और ये क्या कर रहे हैं, ये जैसे कि एक काउच में बैठे हुए हैं कि नहीं, और यहाँ पे ये कुछ किसी चीज़ के साथ ये कुछ बजा रहे हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं, वीणा, ठीक है, जो एंशिएंट टाइम में होता था वीणा. तो ये कहाँ पे रखा हुआ है, इन्होंने अपनी नीज़ पे रखा हुआ है और ये उसकी ये वीणा को बजा रहे हैं कि नहीं, तो ये समुद्रगुप्ता है, ठीक है. तो नेक्स्ट इमेज को हम देखते हैं, यहाँ पे ये इमेज, इस इमेज को देख के आपको क्या पता लग रहा है. देखिए ये जो इमेज है, ये वाला इमेज और ये वाला इमेज, देखिए ये जो है स्टोन है, ये स्कल्पचर्ड है कि नहीं. तो ये स्टोन्स किसके, हीरोज़ के स्टोन है जो नेवल वार, देखिए यहाँ पे जहाज़ दिख रहा है ना आपको, नेवल वार. तो ये जो शिप वार वगैरह होता है, मतलब पानी में जो तब के टाइम तो पानी ज़्यादा यूज़ होता था, तो ये जो शिप में जो वार होता था, तो ये उनके जो हीरोज़, जो तब के टाइम के हीरो हम बोल सकते हैं, ठीक है, फाइटर्स हम बोल सकते हैं. तो हीरो स्टोन्स डिपिक्टिंग नेवल बैटल, जो एक बैटल लड़ रहे हैं, तो ये वो इमेज दर्शाता है, ठीक है. तो आप भी इसे अच्छे से ऑब्जर्व करके देखिएगा. और ये क्या है, देखिए ये तो आप सबको पता होगा और कॉमनली हम ये सब कुछ जानते ही है ना, हमने देखा ही हुआ. ये क्या है, द लायन कैपिटल है ना, लायन कैपिटल. और ये किससे रिलेटेड है, अशोका से, है कि नहीं, तो जिसके बारे में हम आपके अपकमिंग चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये लायन कैपिटल है अडॉप्टेड बाय द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया. तो आपको ये पिक्चर अपनी करेंसी में भी देखने को मिलता है कि नहीं. तो ये 4 लायंस सीटेड बैक टू बैक ऑन अ सर्कुलर, आपको ये चार लाइन है यहाँ पे, 1 2 3 और पीछे की तरफ 1 4, ठीक है. तो द फिगर ऑफ लायन आर ग्रैंड एंड इवोक मैग्निफिकेशन. ये अशोका के टाइम से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये अशोका के रेंज से ये इमेज स्टार्ट हुआ है. ये आपके नेशनल एम्ब्लेम इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट कर रखा है. तो ये कुछ इमेज थे. तो चलो आप इस क्लास पे हम इतना ही करते हैं. और नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम करेंगे द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. तो होमो सेपियंस, जो मॉडिफाइड ह्यूमन्स है, जो हमने पढ़ा था ग्राफ में पिछले क्लास में, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना ही. सो in our next class we'll begin the new topic, that is the beginnings of human history. We are going to learn more about human history, especially focused on the Homo sapiens. Okay, so in this class we'll do it until these sources. We have completed the sources. So next we'll be seeing about the Homo sapiens. Okay, so before you go, don't forget to like and subscribe, and also share my video with your friends, okay, with your friends and relatives. And to those who to whom this video they are been studying for some competitive exams or they are studying in class 6, so share with them. तो ये वीडियो आप मेरा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा. लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये क्लास कैसा लगा, ठीक है. तो आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल रहता है मेरे में, तो ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ अपने आप को. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. विल मीट यू अगेन इन माई नेक्स्ट क्लास.